टेक्निकल अड्डा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से फीटर, टर्नर और मैशिनिस्ट वालों के लिए थ्योरेटिकल क्लास कराई जा रही है। जी हाँ दोस्तों, टेक्निकल अड्डा यूट्यूब चैनल के माध्यम से फीटर, टर्नर और मैशिनिस्ट वालों के लिए टॉपिक वाइज थ्योरेटिकल क्लास कराई जा रही है। साथ ही साथ दोस्तों, आप बने रहिएगा हमारे इस चैनल के साथ, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम आपको थ्योरेटिकल के साथ साथ एमसीक्यू क्वेश्चन कराएंगे, जो आपके सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में बहुत सारे टॉपिक को कवर किया था, जैसे लेथ मशीन, स्क्रू थ्रेड को। तो जिन लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो को नहीं देखी हैं, अर्थात लैपिंग होनिंग वाली प्रोसेस नहीं देखी है सरफेस फिनिशिंग की, वो प्ले लिस्ट में जाकर पुरानी वीडियो को या जितनी भी बड़ी वीडियो हैं उनको देखकर अपना सारा कुछ कवर कर सकते हैं। दोस्तों, आज की जो हमारा टॉपिक है वो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। जी हाँ दोस्तों, फीटर, टर्नर और मैशिनिस्ट वालों के लिए आज की जो टॉपिक है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों इस टॉपिक से हर एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अर्थात आज की जो हमारा टॉपिक है वह है हीट ट्रीटमेंट ऑफ प्लेन कार्बन स्टील, अर्थात सादे कार्बन इस्पात का उष्मा उपचार। आज हम प्लेन कार्बन स्टील की हीट ट्रीटमेंट की चर्चा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, जो हमारी नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रही है वह है हीट ट्रीटमेंट ऑफ प्लेन कार्बन स्टील। तो आइए हम समझ लें कि प्लेन कार्बन स्टील जो है उसके हम हीट ट्रीटमेंट क्यों करते हैं और क्यों ज़रूरत पड़ती है हमें। कोई भी मेटल हो, नॉन मेटल हो या मिक्स मेटल हो, कोई भी मेटल हो या एलॉय स्टील हो, कोई भी स्टील हो, उसमें हमें हीट ट्रीटमेंट करने की आवश्यकता क्यों पड़े, क्या रीज़न है कि हम किसी भी मेटल को हीट ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो बने रहिए आप हमारे इस चैनल के इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि हम आपको पूरी जो हीट ट्रीटमेंट है प्लेन कार्बन स्टील की सारा कुछ कवर कराएंगे। दोस्तों, यह जो टॉपिक है यह हर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, चाहे कोई आप एग्जाम दे लीजिए टेक्निकल, तो उसमें आपको हीट ट्रीटमेंट से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है, हीट ट्रीटमेंट ऑफ प्लेन कार्बन स्टील। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा, उष्मा उपचार एवं उसका प्रयोजन, हीट ट्रीटमेंट एंड इट्स पर्पस। इसका मेन पर्पस क्या है दोस्तों? जैसा कि आप जानते हैं कि हम हीट ट्रीटमेंट क्यों करते हैं। हीट ट्रीटमेंट का हिंदी अर्थ होता है दोस्तों उष्मा उपचार। ठीक है, अर्थात यह एक प्रकार की क्रिया है जिसमें किसी धातु या मिश्र धातु को निश्चित तापमान पर गर्म करने के बाद किसी निश्चित दर से ठंडा किया जाता है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चाहे धातु हो या फिर मिश्र धातु हो, उसको एक निश्चित तापमान तक गर्म करेंगे, करने के बाद क्या करेंगे, एक निश्चित दर से ठंडा करेंगे, उसको एक निश्चित दर से ठंडा किया जाएगा। इस क्रिया में धातु में कुछ जो है गुण वो अपने अनुसार बदलने के लिए हम क्या करते हैं, धातु को गर्म करेंगे और ठंडा करेंगे। मतलब क्या दोस्तों, इस्पात के प्रॉपर्टी एवं उसके जो कंपोजिशन एवं संरचना या स्ट्रक्चर पर निर्भर करते हैं। ठीक है, इस्पात का जो गुण है उसके कंपोजिशन और स्ट्रक्चर पर निर्भर करती है। ठीक है दोस्तों, जो इस्पात का जो हमारी प्रॉपर्टी होती है, स्टील की जो हमारी प्रॉपर्टी है, वह उसमें स्थित कंपोजिशन अर्थात किस किस से मिलकर वो बना है, साथ ही साथ दोस्तों उसका स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है दोस्तों, उसका स्ट्रक्चर कैसा है उस पर स्टील की जो प्रॉपर्टी है निर्भर करती है। इस प्रकार उसके संघटकों एवं संरचना में परिवर्तन करके उसके गुणों को काफी अधिक बदला जा सकता है। मतलब क्या दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी हमारा कोई भी स्टील हो, उसकी जो मेन प्रॉपर्टी होती है उसके कंपोजिशन और स्ट्रक्चर पर निर्भर करती है। ठीक है, उसके कंपोजिशन और स्ट्रक्चर पर निर्भर करती है। इसी प्रॉपर्टी को हम सुधारने के लिए, इसी प्रॉपर्टी को हम बदलने के लिए और अधिक महत्वपूर्ण बनाने के लिए उस पर हम हीट ट्रीटमेंट करते हैं। उस पर क्या करते हैं दोस्तों, हीट ट्रीटमेंट करते हैं। इस्पात को एक निश्चित तापमान पर तब गर्म करेंगे जैसा कि हमने आपको बताया, फिर एक निश्चित दर से ठंडा करेंगे, उसकी संरचना को बदला जा सकता है। मतलब दोस्तों कि हमारी जो प्रॉपर्टी है उसमें स्ट्रक्चर और कंपोजिशन पर डिपेंड करती है। स्टील की प्रॉपर्टी जो है कंपोजिशन, उसमें स्थित कंपोजिशन और उसके स्ट्रक्चर पर निर्भर करती है। इस प्रॉपर्टी को हम अपने अनुसार या जो हम वर्क कर रहे हैं उसके अनुसार बदलने के लिए हीट ट्रीटमेंट करते हैं। हीट ट्रीटमेंट की प्रोसेस दोस्तों ये होती है कि उसको एक निश्चित तापमान तक गर्म करते हैं उसके कार्बन परसेंटेज के अनुसार। ठीक है, उसके कार्बन परसेंटेज के अनुसार निश्चित दर
गर्म करेंगे, फिर उसको क्या करेंगे, धीरे धीरे या तेजी से उसके गुण के अनुसार सारा कुछ हम कवर करेंगे कि कब तेजी से करेंगे, कब धीरे धीरे ठंडा करेंगे, सब कुछ देखेंगे। तो दोस्तों जब हम कोई भी स्टील की हीट ट्रीटमेंट करेंगे तो पहले उसका मेन पहला कार्य जो होगा, पहले जो स्टेप होगी उसको हीट करना पड़ेगा, एक जो टेम्परेचर है उसके अनुसार, अर्थात कार्बन परसेंटेज के अनुसार उसे गर्म करना पड़ेगा, फिर उसे ठंडा करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, जिससे हम क्या करेंगे, उस स्टील में जितने भी गुण होंगे या जो गुण हमें चाहिए उस गुण को हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, या उसकी संरचना को बदला जा सकता है। ठीक है, यही हमारी क्या होती है, हीट ट्रीटमेंट होती है। तो आपको पता चल गया कि हीट ट्रीटमेंट हमारा क्या है, पता चल गया दोस्तों कि आपको हीट ट्रीटमेंट क्यों करना पड़ता है, क्या जरूरत पड़ती है। जैसा कि आप जानते हैं उसके स्ट्रक्चर और कंपोजिशन पर डिपेंड करता है स्टील का गुण। इस गुण को हम सुधारने के लिए ही हीट ट्रीटमेंट करते हैं। इस गुण को हम क्या करते हैं, सुधारने के लिए, इस प्रॉपर्टी को हम अपने अनुसार बनाने के लिए हीट ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है, हीट ट्रीटमेंट की प्रोसेस दोस्तों है, पहली स्टेप है उसे गर्म करेंगे, एक निश्चित तापमान पर गर्म करेंगे, फिर एक निश्चित दर से उठे ठंडा करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, टाइप ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ स्टील। जैसा कि हम लोगों ने बात की थी कि हमारा जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर जो मेटल है या फिर स्टील है, जैसा कि आपको पता होना चाहिए दोस्तों, हम इसमें केवल प्लेन कार्बन स्टील की हीट ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, केवल प्लेन कार्बन स्टील की हीट ट्रीटमेंट करेंगे। तो आपको हमेशा यह ध्यान में रखना है कि जो स्टील में जो स्ट्रक्चर होगा, जो स्टील में स्ट्रक्चर होगा वह कितने प्रकार का होगा या कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं, क्योंकि इसी स्ट्रक्चर पर हमारी स्टील की प्रॉपर्टी रहती है। ठीक है, तो आइए हम स्ट्रक्चर समझ लें। बोला जा रहा है कि दोस्तों धातु के टुकड़े को तोड़ने पर इस्पात की संरचना देखने को मिलती है। मतलब दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, हम कोई भी स्टील लें या कोई भी मेटल लें, उसकी हमें स्ट्रक्चर को अगर देखनी हो तो हम डायरेक्ट नहीं देख पाएंगे, उसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, उसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी, अर्थात सूक्ष्मदर्शी की जरूरत पड़ेगी। इस स्टील को पहले तोड़ा जाएगा, इस स्टील को तोड़ा जाएगा और माइक्रोस्कोप के द्वारा से हम इसकी स्ट्रक्चर को देख पाएंगे कि यह कौन सा स्ट्रक्चर है, कैसा स्ट्रक्चर है, किस प्रकार के इसमें मेटल या उसके जो कण है किस प्रकार व्यवस्थित है। ठीक है दोस्तों, तो हम डायरेक्ट नहीं देख पाएंगे कि मेटल में जो कण स्थित है वह किस प्रकार व्यवस्थित है। ठीक है, इस कण की व्यवस्थित को देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप अर्थात सूक्ष्मदर्शी की जरूरत पड़ेगी, तब हम स्टील में स्थित स्ट्रक्चर को समझ पाएंगे, देख पाएंगे। ठीक है, की सहायता से संरचना को वास्तविक ग्रेन साइज में देखा जा सकता है। जैसा कि हमने आपको बताया दोस्तों कि अगर हमें स्टील का स्ट्रक्चर देखना हो, स्टील का स्ट्रक्चर देखना हो तो दोस्तों हमें पहले एक सूक्ष्मदर्शी लेना पड़ेगा अर्थात माइक्रोस्कोप लेना पड़ेगा, फिर स्टील के टुकड़ों को ब्रेक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा दोस्तों, स्टील के टुकड़ों को ब्रेक करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। उसके बाद हम माइक्रोस्कोप की सहायता से हम इसके ग्रेन साइज को अर्थात स्टील की संरचना जो है या बोल सकते हैं स्टील का जो स्ट्रक्चर है उसके ग्रेन साइज को हम माइक्रोस्कोप की सहायता से देख सकते हैं। इस्पात का वर्गीकरण उसके संरचना के आधार पर किया जाता है। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि जो प्रॉपर्टी डिपेंड करेगी स्टील की, वह इसके स्ट्रक्चर पर डिपेंड करती है। और स्ट्रक्चर दोस्तों को कई भागों में बांटा गया है। जो स्टील के स्ट्रक्चर हैं दोस्तों उसे कई भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग हैं दोस्तों, कौन कौन से टाइप हैं स्टील स्ट्रक्चर के, सारा कुछ हम कवर करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो बने रहिए आप हमारे इस चैनल के अंत तक। दोस्तों आयरन और कार्बन का मिश्रण, आयरन जैसा कि बता रहा है इस्पात लोहा तथा कार्बन का मिश्रण, आयरन जो है लोहा जो है कार्बन और आयरन का मिश्रण है। ठीक है दोस्तों, स्टील जो है वह आयरन और कार्बन का, आयरन प्लस कार्बन का मिश्रण है। ठीक है दोस्तों, आयरन और कार्बन का मिश्रण हमारा क्या कहलाता है, स्टील कहलाता है। दोस्तों यह एग्जाम के पर्पज से बहुत महत्वपूर्ण है, यह क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि स्टील जो हमारा है किसका मिश्रण है। तो आपको यह ध्यान में रखना होगा कि स्टील जो है वह आयरन और कार्बन का मिश्रण है, आयरन और कार्बन का मिश्रण है। किंतु दोस्तों इस्पात या स्टील में कार्बन की जो मात्रा होगी 1.7% से अधिक नहीं होगी। मतलब क्या दोस्तों, आपसे एक क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि हमारा जो स्टील है उसमें कार्बन परसेंटेज कितना होता है और यह किसका मिश्रण होता है। ठीक है दोस्तों, कार्बन जो है वह किसका मिश्रण है और कार्बन जो है वो किसका मिश्रण है। साथ ही साथ दोस्तों इससे यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है
कि हमारा जो इसमें कार्बन परसेंटेज होगा वह कितना होगा। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो स्टील होता है वह आयरन और कार्बन का मिश्रण होता है। इसमें जो कार्बन की परसेंटेज होगी दोस्तों, इसमें जो कार्बन की परसेंटेज होगी वह 1.7% से अधिक नहीं होगी। अगर 1.7% से अधिक होगी तो वह हमारा स्टील नहीं कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको यह ध्यान में हमेशा रखना है, एग्जाम के पर्पज से बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये लाइन तो आपके लिए हर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते ही है कि आयरन और कार्बन का मिश्रण स्टील कहलाता है। आयरन और कार्बन का मिश्रण स्टील कहलाता है और स्टील में 1.7% से अधिक कार्बन नहीं होंगे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों स्ट्रक्चर के बारे में। अब दोस्तों बात करेंगे हम किसके बारे में, विभिन्न प्रकार के जो स्ट्रक्चर है स्टील के उसके बारे में। पहला स्ट्रक्चर दोस्तों जो हमारा है फेराइट स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है दोस्तों, फेराइट स्ट्रक्चर है। इससे भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है हर एग्जाम में। जैसा कि आप जानते हैं पिग आयरन या फिर स्टील जिसमें 0% कार्बन हो, कच्चा लोहा या फिर दोस्तों स्टील जिसमें 0% कार्बन होता है फेराइट कहलाता है। मतलब दोस्तों कि 0% वाला कार्बन या जिस स्टील स्ट्रक्चर में 0% कार्बन हो वह फेराइट स्ट्रक्चर होगा। जो सॉफ्ट होगा, डक्टाइल होगा किंतु वीक होगा। ठीक है दोस्तों, यह मुलायम तो होगा साथ ही साथ डक्टाइल भी होगा लेकिन बहुत कमजोर होता है। ठीक है दोस्तों, फेराइट एक ऐसा स्ट्रक्चर है सॉफ्ट और डक्टाइल है, जो सॉफ्ट और डक्टाइल है साथ ही साथ दोस्तों वीक है। क्या है, वीक है। नेक्स्ट जो हमारी स्ट्रक्चर है दोस्तों, तो आपको फेराइट के बारे में याद रखना है कि हमारा जो फेराइट स्ट्रक्चर होता है, जी हाँ दोस्तों, जो फेराइट स्ट्रक्चर है, कौन सा स्ट्रक्चर, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं अभी, स्ट्रक्चर ऑफ स्टील की। जितने भी स्ट्रक्चर ऑफ स्टील हैं उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो फेराइट जो स्ट्रक्चर है यह सबसे वीकेस्ट स्ट्रक्चर है, अर्थात जिसमें हमारा कार्बन परसेंटेज 0% होगा। जिस स्टील स्ट्रक्चर में कार्बन परसेंटेज 0% होगा वह स्ट्रक्चर फेराइट स्ट्रक्चर कहलाएगा। कौन सा कहलाएगा दोस्तों, फेराइट स्ट्रक्चर कहलाएगा। साथ ही साथ दोस्तों यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा स्ट्रक्चर जो है वह सबसे वीक होता है, सबसे वीकेस्ट स्ट्रक्चर कौन सा है। तो आपको ध्यान में रखना है कि हमारा जो फेराइट स्ट्रक्चर है वह सबसे वीकेस्ट स्ट्रक्चर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग दोस्तों। नेक्स्ट जो हमारा स्ट्रक्चर है वह है सीमेंटाइट स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर दोस्तों, सीमेंटाइट स्ट्रक्चर। इससे भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। इससे भी दोस्तों क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है। हर एग्जाम में आपको स्ट्रक्चर ऑफ स्टील से तो क्वेश्चन मिल ही जाते होंगे। आप लोगों ने बहुत एग्जाम दिए होंगे जिसमें आपको इन स्ट्रक्चर ऑफ स्टील से क्वेश्चन देखने को मिलते ही होंगे। तो आइए हम बात कर लेते हैं सीमेंटाइट स्ट्रक्चर की। किस स्ट्रक्चर की दोस्तों, सीमेंटाइट स्ट्रक्चर की। ठीक है, तो आइए हम समझ लें कि सीमेंटाइट स्ट्रक्चर जो है वह कैसा स्ट्रक्चर है और इसका मेन फंक्शन क्या है, इसका वर्क क्या है या फिर इसका जो प्रॉपर्टी है वो क्या होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा कोई भी स्ट्रक्चर है, स्टील का स्ट्रक्चर के ऊपर ही प्रॉपर्टी डिपेंड करती है, किसकी, स्टील की। ठीक है, तो सीमेंटाइट स्ट्रक्चर, कौन सा स्टील दोस्तों, सीमेंटाइट स्ट्रक्चर। जब स्टील में कार्बन लोहा एवं कार्बन के रासायनिक यौगिक के रूप में रहता है। ठीक है, क्या बोल रहा है दोस्तों, कार्बन जब लोहा और कार्बन के रासायनिक रूप में होगा तो वह आयरन कार्बाइड या सीमेंटाइट कहलाता है। दोस्तों यह क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है कि हमारा जो रासायनिक यौगिक है, आयरन एंड कार्बन का रासायनिक यौगिक है, आयरन एंड कार्बन का रासायनिक यौगिक है। यह दोस्तों ध्यान में रखिए, यह क्वेश्चन आपसे एकदम रटा होना चाहिए। यह क्वेश्चन जो स्टील स्ट्रक्चर से है ये सब क्वेश्चन आपको रटा होना चाहिए, क्योंकि आपको समय अगर बचत करनी है, एग्जाम हॉल में आपको समय की बचत करनी है, तो यह दोस्तों क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अर्थात आपको रट लेना चाहिए कि आयरन एंड कार्बन का जो रासायनिक यौगिक है, केमिकल यौगिक जो है या केमिकल जो यौगिक है आयरन और कार्बन का, वह कहलाता है सीमेंटाइट। कौन सा कहलाता है दोस्तों, सीमेंटाइट। क्वेश्चन दोस्तों ये भी पूछा जाता है कि सीमेंटाइट को और किस नाम से जाना जाता है, सीमेंटाइट स्ट्रक्चर को और किस नाम से जाना जाता है, तो आयरन कार्बाइड। क्या दोस्तों, आयरन कार्बाइड और सीमेंटाइट स्ट्रक्चर एक ही है। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है कि आयरन एंड कार्बन का जो रासायनिक यौगिक होगा, आयरन और कार्बन का रासायनिक, आयरन प्लस कार्बन का रासायनिक यौगिक जो होगा वो कहलाएगा हमारा आयरन कार्बाइड या सीमेंटाइट। आपको ध्यान में रखना है कि सीमेंटाइट को अन्य किस नाम से जानते हैं, तो आयरन कार्बाइड के नाम से जानते हैं। यह जो अलावा है दोस्तों, यह जो स्ट्रक्चर है
कठोर होता है लेकिन ब्रिटिल होता है। यह कठोर तो होता है दोस्तों, यह जो स्ट्रक्चर है सीमेंटाइट स्ट्रक्चर जो है कठोर तो होगा लेकिन ब्रिटिल होता है, पर मजबूत नहीं होता है। कठोर तो होगा दोस्तों लेकिन ब्रिटिल होता है, ब्रिटिल होने के कारण इसमें मजबूती नहीं होती है। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि अगर जो हमारा कोई भी मेटल भंगूर है तो उस वह मजबूत नहीं होगा। तो आपको ध्यान में रखना है कि हमारा जो सीमेंटाइट स्ट्रक्चर है वह आयरन और कार्बन का रासायनिक मिश्रण है। किसका है दोस्तों? आयरन और कार्बन का रासायनिक यौगिक है, जिसे हम क्या कहते हैं? आयरन कार्बाइड या सीमेंटाइट कहते हैं, जिसे आयरन कार्बाइड या सीमेंटाइट कहते हैं। यह जो स्ट्रक्चर है दोस्तों, सीमेंटाइट स्ट्रक्चर जो है वो कठोर तो होगा, कठोर तो होता है, साथ ही साथ भंगुर भी होता है, इसलिए इसमें मजबूती नहीं होती है। इसलिए दोस्तों इसमें क्या होती है? मजबूती नहीं होती है। नेक्स्ट बात करेंगे हम दोस्तों यूटेक्टाइड स्टील या फिर पियरलाइट स्टील। यूटेक्टाइड स्टील को हम पियरलाइट स्टील भी कहते हैं। तो आइए हम समझ लें यूटेक्टाइड स्टील। ठीक है दोस्तों, यूटेक्टाइड या फिर पियरलाइट स्टील। तो आपको पता होना चाहिए कि 0.84% कार्बन स्टील अथवा स्टील को हम क्या कहते हैं? पियरलाइट कहेंगे या फिर यूटेक्टाइड स्टील करेंगे। पियरलाइट कहेंगे या फिर क्या कहेंगे? यूटेक्टाइड स्टील कहेंगे। पियरलाइट कहेंगे या फिर क्या कहेंगे दोस्तों? यूटेक्टाइड कहेंगे। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है कि जो हमारा यूटेक्टाइड स्टील होता है उसमें जो कार्बन परसेंटेज होती है 0.84% कार्बन होती है। 0.84% यूटेक्टाइड स्टील में केवल 0.84% कार्बन होगी। ठीक है दोस्तों, 0.84% कार्बन होगी, वह हमारी पियरलाइट या यूटेक्टाइड स्टील कहलाएगी। वह दोस्तों क्या कहलाएगी? पियरलाइट या यूटेक्टाइड स्टील कहलाएगी। यह दोस्तों फेराइट तथा सीमेंटाइट से काफ़ी मजबूत होता है। जैसा कि हम लोगों ने इसके पहले फेराइट और सीमेंटाइट स्ट्रक्चर के बारे में चर्चा की थी। तो फेराइट आपको सॉफ्ट था, सबसे सॉफ्ट था। सीमेंटाइट जो था दोस्तों हार्ड तो था, लेकिन यह वीकेस्ट था। ब्रिटिलनेस होने के कारण जो सीमेंटाइट स्ट्रक्चर था वह ब्रिटिल था। इन दोनों से जो हमारा मजबूत स्ट्रक्चर है वह पियरलाइट स्ट्रक्चर है या फिर यूटेक्टाइड स्ट्रक्चर है। ठीक है दोस्तों, पियरलाइट या यूटेक्टाइड स्ट्रक्चर एक ही है। आपको ध्यान में हमेशा रखना है कि पियरलाइट या फिर यूटेक्टाइड कहे तो उसमें जो हमारा कार्बन परसेंटेज होगा वह 0.84% कार्बन होता है। 0.84% पियरलाइट और यूटेक्टाइड आपको ध्यान में रखना है। पियरलाइट या यूटेक्टाइड स्टील में कार्बन परसेंटेज 0.84% कार्बन होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हाइपर यूटेक्टॉइड स्टील। क्या दोस्तों? हाइपर यूटेक्टॉइड स्टील। हाइपर जैसा कि आपको पता है हाइपर माने अधिक। हाइपर ध्यान में रखिए, हाइपर से आपको ध्यान में रखना होगा कि हाइपर अधिक होगा। 0.84% से कार्बन अधिक होगा जिस स्टील में या जिस स्ट्रक्चर में 0.84% कार्बन 84% से अधिक कार्बन होगा, अर्थात 0.84% से अधिक होगा, 84% से अधिक होगा, वह कहलाएगा दोस्तों हमारा, वो कौन सा स्ट्रक्चर होता है? हाइपर यूटेक्टॉइड होता है। क्या होता है दोस्तों? हाइपर यूटेक्टॉइड स्टील होता है। यह पियरलाइट और सीमेंटाइट होता है। तो ठीक है दोस्तों इसमें जो होता है पियरलाइट और सीमेंटाइट होता है। दोस्तों यह क्वेश्चन आपसे हमेशा पूछा जाता है, हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा कि हमारा जो हाइपर यूटेक्टॉइड स्टील है उसमें जो स्ट्रक्चर बनता है या उसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर रहते हैं। दोस्तों उसमें पियरलाइट और सीमेंटाइट स्ट्रक्चर होता है। दोस्तों पियरलाइट और सीमेंटाइट स्ट्रक्चर यह बहुत महत्वपूर्ण है। पियरलाइट और सीमेंटाइट स्ट्रक्चर बहुत महत्वपूर्ण है। पूछ लिया जाएगा दोस्तों पियरलाइट और सीमेंटाइट स्ट्रक्चर जिस स्टील में होगा वह कौन सी स्टील कहलाएगी? वह कौन सी स्टील कहलाएगी दोस्तों? तो हाइपर यूटेक्टॉइड स्टील कहलाएगी। कौन सी कहलाएगी दोस्तों? हाइपर यूटेक्टॉइड स्टील कहलाएगी। साथ ही साथ दोस्तों ये भी सवाल आपसे पूछा जाता है कि हमारा जो हाइपर यूटेक्टॉइड स्टील है उसमें जो हमारा कार्बन परसेंटेज होगा वह कितना होता है? तो आपको याद रखना है कि 0.84% से अधिक कार्बन होता है। 0.84% से अधिक कार्बन वाली स्टील जो होगी वह हाइपर यूटेक्टाइड स्टील कहलाएगी। और हाइपर यूटेक्टाइड स्टील में जो हमारी संरचना होती है या जो हमारा स्ट्रक्चर होता है वह पियरलाइट और सीमेंटाइट होता है। पियरलाइट प्लस सीमेंटाइट आपको याद रखना है। पियरलाइट और सीमेंटाइट जो स्ट्रक्चर होगा जिन स्टील में वह हाइपर यूटेक्टाइड स्टील होगी। कौन सी होगी दोस्तों? हाइपर यूटेक्टाइड स्टील होगी। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन तो हर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, इसलिए ये सब क्वेश्चन आप
आपको रटे होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये सब क्वेश्चन आपको रटे होने चाहिए कि हमारा जो यूटेक्टॉइड स्टील है उसमें 0.84% कार्बन होगा। वो उसमें क्या होगा यूटेक्टॉइड स्टील में दोस्तों, आप याद रखिए यूटेक्टॉइड या पियरलाइट, इसमें 0.84% कार्बन होती है, मतलब केवल 0.84% कार्बन होगी। फिक्स कार्बन परसेंटेज होती है यूटेक्टॉइड स्टील में या पियरलाइट स्टील में। यह आपको रटे होने चाहिए दोस्तों, या आप कंसेप्ट बैठा लीजिए कि हमारा जो यूटेक्टॉइड होगा उसमें 0.8% या 0.84% कार्बन फिक्स रहती है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों हाइपर यूटेक्टॉइड में। तो हाइपर नाम से आपको पता है हाइपर अधिक, हाइपर मतलब दोस्तों अधिक, हाइपर मतलब अधिक मान लीजिए इसको, यार दिमाग में बैठा लीजिए या ट्रिक बना लीजिए। हाइपर अधिक 0.8% या 0.84% से अधिक कार्बन वाली जो स्ट्रक्चर होगी या जो स्टील होगी वह हाइपर यूटेक्टॉइड स्टील होगी। हाइपर यूटेक्टाइड स्टील में 0.84% से अधिक कार्बन होता है। साथ ही साथ दोस्तों ये सवाल पूछा जाता है कि हाइपर यूटेक्टाइड स्टील में जो संरचना होती है, जो स्ट्रक्चर होता है, वह कौन सा स्ट्रक्चर होता है? तो दोस्तों वह होता है हमारा स्ट्रक्चर पियरलाइट स्ट्रक्चर होता है। हाइपर यूटेक्टाइड स्ट्रक्चर वाली स्टील जो होगी उसमें पियरलाइट और सीमेंटाइट, पियरलाइट और सीमेंटाइट स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों हम हाइपो यूटेक्टॉइड स्टील। क्या दोस्तों? हाइपो यूटेक्टॉइड स्टील। जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है हाइपो कम, हाइपो कम, ठीक है। हाइपर माने अधिक, 0.84% से अधिक हाइपो हो जाएगा। हाइपर माने कम होना चाहिए, हाइपर माने कम होना चाहिए, तो इसमें 0.84% से कम कार्बन परसेंटेज रहती है। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है दोस्तों यूटेक्टॉइड या पियरलाइट जिसमें हमारा फिक्स्ड कार्बन परसेंटेज होता है 0.84 या 83, कभी कभी 83 भी दिया जाता है, लेकिन हमारा जो जो स्टैंडर्ड बुक में मिलती है वो 0.84% कार्बन मिलती है। तो उस पर आपको ध्यान में नहीं रखना है, आपको नियरेस्ट जो लगेगा वो मार देना। 0.8 भी आ जाए तो उसे भी आप टिक कर सकते हैं, 0.84 आ जाए उसे भी टिक कर सकते हैं, 0.83 भी आ जाए तो उसे भी टिक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको जो नियरेस्ट वैल्यू लगे उसे आप टिक कर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान में ये रखना है कि आपको जो याद वैल्यू करनी है वो ऐसी वैल्यू याद करनी हो जो आपको हमेशा के लिए याद रहे। ठीक है, तो आइए हम बात कर लेते हैं हाइपो यूटेक्टॉइड स्टील की। किसकी दोस्तों? हाइपो यूटेक्टॉइड स्टील की। तो जिस स्टील में कार्बन परसेंटेज 0.84% से कम हो, अर्थात जीरो से लेकर हम 0.84% कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जिस स्टील में हमारी जो कार्बन परसेंटेज है वह 0.84% से कम हो वह हमारी हाइपो यूटेक्टॉइड स्टील कहलाती है। दोस्तों हाइपो यूटेक्टॉइड स्टील की जो स्ट्रक्चर होती है उससे भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, हाइपो यूटेक्टॉइड स्टील में जो हमारी स्ट्रक्चर होती है वह पियरलाइट और फेराइट होती है, पियरलाइट और फेराइट होती है। कौन सी दोस्तों? पियरलाइट और फेराइट होती है। ठीक है, पियरलाइट और फेराइट स्ट्रक्चर वाली जो स्टील होगी वह हाइपो यूटेक्टाइड स्टील होगी। पियरलाइट और फेराइट वाली जो स्ट्रक्चर होगी वह कौन सी होगी दोस्तों? हाइपो यूटेक्टॉइड स्टील होगी। यह आपको याद रखना है, याद क्या आपको रटे होने चाहिए कि पियरलाइट और फेराइट, पियरलाइट फेराइट हाइपो यूटेक्टॉइड, पियरलाइट फेराइट हाइपो यूटेक्टॉइड, और पियरलाइट और सीमेंटाइड, पियरलाइट और सीमेंटाइड हाइपर यूटेक्टॉइड। ठीक है, पियरलाइट और सीमेंटाइड हाइपर यूटेक्टॉइड, और कार्बन परसेंटेज भी याद रखना है आपको दोस्तों। इससे 3 क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, या तो उसमें जो स्टील होगी अर्थात हाइपर यूटेक्टॉइड की जो स्ट्रक्चर होती है उससे क्वेश्चन पूछ लेंगे, या फिर कार्बन परसेंटेज से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इनसे यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाइपो यूटेक्टॉइड स्टील में कार्बन परसेंटेज कितना होता है। तो हाइपर में दोस्तों आपको याद रखना है हाइपर, हाइपर माने अधिक, हाइपर माने अधिक, तो 0.84% से अधिक कार्बन वाली स्टील जो होगी वह हाइपर हो जाएगी, 0.84% से अधिक कार्बन वाली स्टील जो होगी वह हाइपर होगी। हाइपर में आपको याद रखना है कि पियरलाइट और सीमेंटाइट, हाइपर पियरलाइट और सीमेंटाइट। ठीक है, और हाइपो में आपको याद रखना है कि 0.84% से कम, हाइपो कम होना होगा दोस्तों, हाइपो 0.84% से कम होगा, और इसमें पियरलाइट और फेराइट होता है, पियरलाइट और फेराइट स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्टील व्हेन हीटेड। ठीक है, तप्त करते समय स्टील की जो संरचना होगी वो आपको फिगर के माध्यम से दिखाया गया है कि जो हमारा पियरलाइट फेराइट जितने भी हैं उसको जब हम स्टील को गर्म करते हैं तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ते जाता है वैसे वैसे जो हमारा स्ट्रक्चर है वो बदलते जाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे जैसे हमारा क्या होगा
टेम्परेचर हम बढ़ाते जाएंगे या टेम्परेचर से हीट करेंगे तो जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा स्ट्रक्चर भी बदलते जाता है। जैसा कि आपको पता ही है कि हमारा जो स्ट्रक्चर जो चेंज होता है वह इसी पर डिपेंड करता है, हीटिंग पर ही डिपेंड करता है। तो आइए समझ लें कि कब हमारा कौन सा स्ट्रक्चर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कि कि जब तप्त करते समय स्टील की जो संरचना होगी वह कैसे संरचना होगी। ठीक है, तो आइए हम समझ लें। यदि इस्पात को तप्त किया जाए तो 723 डिग्री सेंटीग्रेड या 723 डिग्री सेल्सियस से उसकी संरचना में परिवर्तन होने लगता है। आपसे दोस्तों यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारा जो स्टील का स्ट्रक्चर में परिवर्तन कब से शुरू होगा, या जो परिवर्तन शुरू होता है वह कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर होगा। तो 723 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है दोस्तों, 723 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होगा, हमारा परिवर्तन स्टील में शुरू हो जाता है। ठीक है, यह जो नई संरचना बनती है वह ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर कहलाती है, या यह जो स्ट्रक्चर होगा वह ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर होगा। कौन सा स्ट्रक्चर होगा दोस्तों, ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर होगा। बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। दोस्तों आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाता है, आपसे क्वेश्चन घुमा के पूछा जाएगा दोस्तों। आप जब इसरो या डीआरडीओ का जब एग्जाम देने जाएंगे तो उस समय आपको क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा देगा कि आपको जब जाएंगे अच्छे एग्जाम देंगे, जैसे इसरो हो गया, डीआरडीओ हो गया, एनटीपीसी हो गया, या फिर कोई भी मेट्रो का आप एग्जाम दीजिए, उसमें क्वेश्चन हमेशा घुमाता है। हमेशा क्वेश्चन क्या करेगा दोस्तों, घुमाएगा। आप अगर सेल का एग्जाम देंगे उसमें तो साधारण पूछ लिया जाता है कि किस स्ट्रक्चर पर या किस टेम्परेचर पर हमारा जो स्टील है उसका स्ट्रक्चर परिवर्तन होना शुरू होता है, तो 723 डिग्री सेल्सियस पर। लेकिन दोस्तों हमारा जो अच्छे एग्जाम आप देंगे, अच्छे पोस्ट वाली जब एग्जाम आप देंगे तो उसमें आपको थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाएगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। जब आपको क्वेश्चन घुमाए तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बल्कि सब्र करना होगा। वहां पर आपको ये सब क्वेश्चन रटे रटे रहना चाहिए कि हमारा जो स्ट्रक्चर चेंज होना प्रारंभ होता है वह ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर कहलाता है। अर्थात जो हमारा नई स्ट्रक्चर बनता है, पहला जो स्ट्रक्चर हमारा परिवर्तन होता है वो ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर में बदलता है। किस में बदलता है दोस्तों, ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर में बदलता है। अर्थात 723 डिग्री सेल्सियस पर स्ट्रक्चर बदलना शुरू हो जाता है। 723 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा दोस्तों, हमारा स्टील में जो है परिवर्तन होना शुरू हो जाता है, और जो परिवर्तन होकर बनता है स्ट्रक्चर, परिवर्तन होने के बाद जो हमारा स्ट्रक्चर बनता है वह ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर कहलाता है। ठीक है, वह परिवर्तन जो हुआ है स्ट्रक्चर वह ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर बनता है। पहला जो स्ट्रक्चर हमारा गर्म करने के बाद बनेगा वह ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, ऑस्टेनाइट जो है नॉन मैग्नेटिक होता है। ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर कैसा होता है दोस्तों, नॉन मैग्नेटिक होता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद रखना है कि हमारा जो ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर होता है वह नॉन मैग्नेटिक होता है, अचुंबकीय होता है। क्या होता है दोस्तों, ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर नॉन मैग्नेटिक होता है, तथा यह जो पहला स्टेप है हमारा या स्ट्रक्चर में जो चेंज होता है, पहला जो चेंज होगा स्ट्रक्चर वह किस में बदलेगा, ऑस्टेनाइट में बदलेगा। किस में बदलेगा दोस्तों, ऑस्टेनाइट में बदलेगा। ऑस्टेनाइट जो स्ट्रक्चर है वह नॉन मैग्नेटिक है। क्या दोस्तों, नॉन मैग्नेटिक है। ठीक है, यदि तप्त इस्पात को धीरे धीरे ठंडा किया जाए तो उसके ग्रेन जो होंगे वो फाइन होंगे। ठीक है, अगर हम गर्म तो कर दिए, अब गर्म करने के बाद हम गर्म करने के बाद क्या करेंगे, धीरे धीरे ठंडा करेंगे, स्लोली कूल करेंगे, तो हमारे जो उसके ग्रेन बनेंगे, उसके ग्रेन बनेंगे वो फाइन ग्रेन होंगे। उसके अंदर जितने भी ग्रेन बनेंगे वह फाइन ग्रेन होंगे, जो उसे आसानी से मशीनिंग योग्य बनाएंगे। अगर ग्रेन जो दोस्तों हमारा फाइन ग्रेन होगा तो वह मशीनिंग के लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है, मशीनिंग योग्य होगा। तो आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, इससे क्या क्वेश्चन बनेगा कि हमारा जो स्टील में स्ट्रक्चर या परिवर्तन शुरू होता है कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर, या उसका टेम्परेचर कितना होगा। तो 723 डिग्री पर, 723 डिग्री सेल्सियस पर उसके संरचना में परिवर्तन होना प्रारंभ होता है। साथ ही साथ दोस्तों इससे भी प्रश्न पूछा जाएगा कि जो नई संरचना बनती है 723 डिग्री सेल्सियस के बाद जो हमारा स्टील में परिवर्तन हुआ वह कौन सा स्ट्रक्चर होगा। स्टील का जो स्ट्रक्चर परिवर्तन हुआ 723 डिग्री सेल्सियस पर वह कौन सा स्ट्रक्चर हुआ, तो ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, ऑस्टेनाइट याद रखना है और 723 डिग्री याद रखना है। ठीक है, ये दो क्वेश्चन पूछा जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाएगा कि ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर कैसा स्ट्रक्चर है, तो नॉन मैग्नेटिक स्ट्रक्चर है। कैसा है दोस्तों, नॉन मैग्नेटिक है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, यदि तप्त स्टील को, हॉट स्टील को तीव्रता से ठंडा करेंगे। हमने जब स्लो कूलिंग किया तो उसके ग्रेन क्या थे, फाइन थे। उसके ग्रेन क्या थे दोस्तों, फाइन थे, इसलिए हम उस पर मशीनिंग आसानी से कर पाते थे। इसलिए दोस्तों उस पर हम क्या कर रहे थे, मशीनिंग इजीली कर पा रहे थे। अब बात करते हैं हम दोस्तों, अगर तेजी से ठंडा करेंगे, रैपिडली ठंडा करेंगे तो क्या होगा। तो दोस्तों
ऑस्टेनाइट एक नई संरचना जो मार्टेनसाइट कहलाती है। अगर दोस्तों हमें स्लो कूलिंग की है, हमने स्लो कूलिंग की है तो वह ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर में बदला है। ठीक है दोस्तों, हमने अगर स्लो कूलिंग की 723 डिग्री सेल्सियस पर तो नई संरचना प्रारंभ होगी। अगर हम स्लो कूलिंग की है तो ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर बना था। अगर हम इसे तेजी से ठंडा करेंगे, इसे क्या करेंगे दोस्तों, तेजी से ठंडा करेंगे तो मार्टेनसाइट कहलाती है। तो ऑस्टेनाइट एक नई संरचना देता है जो मार्टेनसाइट कहलाता है। जो क्या कहलाता है दोस्तों, मार्टेनसाइट का, सॉरी,